Yes, good morning guys. Now we are going to start stats chapter 3, that is your measures of central tendency 1. देखो मीन मीडियन मोड, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ जाएगी, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है, ये सब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, ठीक है. मीन मीडियन मोड और ये सब है जो आप 10th में कर चुके हो, वैसा ही है, उल्टा उससे कम है. आपको फॉर्मूला कोई एक भी लर्न करोगे तो चल जाता है यहाँ पे करके, ठीक है. तो यहाँ पे हम मीन से स्टार्ट करेंगे. आज का पहला हमारा टॉपिक है मीन, ठीक है. मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज. पे अटेंशन, मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले अब जो 10th में हम काफ़ी सारी चीज़ें बोलने को नहीं सीखे थे वो यहाँ पे सीखनी होगी. जैसे अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स दे रखे, जिसको एक्सआई कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एक्सआई मतलब सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं, हमने अरेंज नहीं किया है. अनऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं इसको, रॉ डेटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रॉ डेटा. मतलब जैसे आया, जैसे सपोज कर लो कि मैंने तुम सबके नाम लिखे और सबका परसेंट लिख दिया, और मैंने ये ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये अरेंज नहीं किया कि 50 to 60 के परसेंट वाले कितने हैं, 60 to 70 वाले कितने हैं, 70 to 80 वाले कितने हैं. अगर ये करता ना तो वो 10th में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. लेकिन मैंने ये सब नहीं किया, मैंने क्लासेस नहीं बनाई, मैंने खाली क्या किया, एक एक का नाम लिखा, खाली उसके परसेंट लिख दी. तो इसको अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं. मतलब जैसा आया वैसा लिख दिया, सिंपल, ठीक है. तो जब क्वेश्चन में एक्सआई दिए होती है, इसको अनग्रुप बोलते हैं. अनऑर्गेनाइज मतलब अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा मतलब फ्रीक्वेंसी होगी. ये सब नॉलेज के लिए है, ये भी लिखा हुआ नहीं होता है, वो तो आपको क्वेश्चन देख के पहचान में आ जाएगा कि सिर्फ एक्सआई है तो रॉ डेटा है. रॉ डेटा भी बोलने का या कहीं लिखने का नहीं है आपको, वो तो मैं बता रहा हूँ. उसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं. ग्रुप मतलब फ्रीक्वेंसी है, अनग्रुप मतलब खाली एक्सआई, ठीक है. तो मीन का सिंपल फॉर्मूला, व्हेन ओनली एक्सआई इज गिवन, जब क्वेश्चन में खाली एक्सआई दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, और आपको मीन निकालना है. मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार से. सबसे सिंपल जो 9th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला था आपका, सिग्मा एक्सआई अपॉन एन. सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल? नंबर्स का टोटल. और एन मतलब जितने नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. और 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप एन किसको बोलते थे? फ्रीक्वेंसी के टोटल को. यहाँ पे भी कहीं पर भी लाइफ में अगर फ्रीक्वेंसी है आपके पास तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को ही एन बोलेंगे. लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं है तो टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं उसको एन बोलेंगे. नंबर ऑफ नंबर्स, जो 4th या 5th स्टैंडर्ड में चलता था आपका. 4th या 5th स्टैंडर्ड में भी मीन आपको सिखाया जाता था. वहाँ पे एवरेज बोलते थे. एवरेज का फॉर्मूला होता था, ऊपर लिखते थे सम ऑफ नंबर्स, नीचे लिखते थे नंबर ऑफ नंबर्स. ये वही है भाई, ये सम ऑफ नंबर्स. ये क्या है? सिग्मा मतलब सम, एक्सआई मतलब नंबर, सम ऑफ नंबर. और नीचे जो आप लिखते थे नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर कितने हैं, वो नंबर ऑफ नंबर्स, उसको एन बोलते हैं. तो ये सिंबलिक फॉर्म में सिंबल्स दिए हुए हैं. वहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में होता था आपका फॉर्मूला. बात तो वही है जो बचपन में करते थे, वही है सब कुछ. तो जब सिर्फ एक्सआई दे रखी हो तो आपका मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्सआई अपॉन एन. लेकिन जब क्वेश्चन में व्हेन एक्सआई एंड एफआई इज गिवन, जब एक्सआई और एफआई होगा तो मीन का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास कैल्सी वेल्सी सब है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो. तो सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन एन. अब देखो ये दोनों फॉर्मूला सिमिलरली है. मैं कैसे याद करवाता हूँ, यहाँ पे खाली एक्सआई थी, एफआई थी ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में एफआई नहीं थी तो फॉर्मूला में एफआई कहाँ से आएगी. क्वेश्चन में एफआई है तो फॉर्मूला में भी एफआई यूज़ हो गई. इसके साथ खाली आगे सिग्मा के बाद एफआई लगा दो, एक्सआई अपॉन एन. लेकिन ये वाला एन और ये वाला एन चेंज हो गया. जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन बोलते हैं. तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन बोलेंगे. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो जो टोटल नंबर्स थे, भाई 10 नंबर है तो एन 10 हो गया, 8 नंबर हो गए तो एन 8 हो गया. लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल आएगा उसको एन कहा जाएगा. समझ में आया? अच्छा, जब एक्सआई एफआई दिया हो या फिर जब व्हेन क्लास और एफआई दिया हो तो भी आपका मीन का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, सिग्मा एफआई एक्सआई
अपॉन, लेकिन आपके पास यहाँ पे xi नहीं है तो xi निकालनी है। सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड में हमने xi निकालना ही सीखा था। xi हमेशा किस में से निकलती है? क्लास में से निकलती है। और xi को बोलते क्या है एक्चुअली? मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। क्लास मार्क वो सब NCERT में यूज़ होता है, आपका 11th 12th NCERT नहीं है, गुजरात बोर्ड ही है, ठीक है। यहाँ पे क्लास मार्क वर्ड नहीं आता, ये हाई फाई लेवल का वर्ड है भाई वो, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू बोलो, मिड वैल्यू बोलो। xi निकलती किस में से है? क्लास में से निकलती है, ख़त्म। तो आपके दो ही फॉर्मूला है वैसे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे फॉर्मूला है मुझे करवाने होंगे तो करवाऊंगा, बाकी नीड होगी तो करवाऊंगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। जैसे आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर 3 मेथड थे। एक डायरेक्ट मेथड था ये वाला जो मैं नहीं करवाता था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती थी, वैसे छोटा था लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाती थी। आपने किया था ज़्यादातर मीन स्टेप डिवीजन मेथड से, FIUI वाला, वो नया निकला है NCERT में, वो यहाँ पे है ही नहीं। और जो एक्सरसाइज 13.1 का 8वां सम था, जो अनइक्वल क्लास लेंथ वाला था, जो एज्यूम मीन मेथड से किया था अपन ने, DI वाले मेथड से, वो मेथड यहाँ पे है क्योंकि वो पुराना मेथड है। FIUI वाला तो नया मेथड निकला था अभी, समझ में आया? तो यहाँ पे FIDI वाला मेथड है, उसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। एक्चुअली वो है तो लंबा, जैसे बच्चे पहले बोलते थे सर ये तो उल्टा लंबा हो रहा है, तो इसको शॉर्टकट क्यों बोलते हैं? शॉर्टकट कोई भी मेथड को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें स्टेप्स कम दिखेंगे लेकिन कैलकुलेशन हार्ड होती है। लेकिन अभी तो कैलसी है, तुम शॉर्टकट जाओ या ये जाओ, ये इजी लगेगा क्योंकि तुमको स्टेप्स भी कम है और अपने दिमाग से कैलकुलेशन तो करना नहीं है तुमको, कैलसी है तुम्हारे पास। तो हम इसी मेथड से जाएंगे, वो इजी रहेगा करके। तो आपके पास दो ही फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ xi दिया हो तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n। अगर क्वेश्चन में xi fi दिया हो या क्लास fi दिया हो तो मीन का फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन n। समझ में आया? तो कॉपी कर लो। जय। नाउ गाइस वी कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का पहला सम मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, सेकंड सम मैंने ओन लिखा है ऐसे प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ xi दे रखी है। देखो सिर्फ नंबर्स हो ना तो खाली फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, खाली फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी का नंबर है, ठीक है भाई। इस क्लास में दो तरह के प्राणी बैठे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। तो आज मैं बोलूँगा कि गर्ल्स 20 है, अगर मैं खाली 20 लिख देता हूँ तो क्या 20 है? गर्ल्स तो मैंने लिखा ही नहीं, तो खाली फ्रीक्वेंसी नहीं होती। हाँ ऐसा बोल सकता हूँ ना कि जैसे अभी मैंने बोला कि इस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, फिर बॉयज़ कितनी हैं और गर्ल्स कितनी है वो सेकंड स्टेप आ सकता है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ इस क्लास के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स है तो इसका भी मीनिंग तो निकल रहा है ना। लेकिन मैं बोलूँ कि इस क्लास में 20 है, क्या तो उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली अकेली नहीं आती। अकेले नंबर आपको दिख रहे हैं तो वो क्या होता है? वो xi होती है, मतलब वो रॉ डेटा है, वो अनग्रुप डेटा है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? हमको मीन निकालना है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सैपलिंग्स है। सैपलिंग मतलब पौधे, और पौधों का ग्रोथ दिया हुआ है ये कि हर वीक में उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, और ये ग्रोथ सेंटीमीटर में, इसलिए नंबर छोटे छोटे। समझ में आया? वैसे आपको उससे भी कोई मतलब नहीं है, आपको xi दिख रहा है, मीन निकालना है, प्लस करके डिवाइड कर दो, ख़त्म। लेकिन क्वेश्चन समझना है तो आप समझ लो भाई। तो हमको निकालना है मीन, तो सबसे पहले इज्जत मान से लिखो मीन। प्रेजेंटेशन पे थोड़ा फोकस करना। अब 11 12 है आपका, तो मीन लिखने के बाद मीन को डिनोट कर दो x बार से, सिग्मा xi। अगर आपके दिमाग में fi आता है तो fi है कहाँ से लेके आओगे? है ही नहीं तो क्यों यूज़ होगा फिर? ठीक है। सिग्मा मतलब टोटल, किसका? xi का। xi का टोटल करो मतलब कैलसी में डायरेक्टली नहीं करना है, स्टेप बताना है भाई। तो 1.0 प्लस 3.2, हाँ चलो 1.0 है और तुमको 1 लिखना है तो चलेगा, वो सेम मतलब हुआ, ठीक है। फिर 1.4 प्लस 1.9 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और शायद ऊपर लिखा भी है क्वेश्चन में कि 10 सैपलिंग है। लिखा है? नहीं लिखा है। काफ़ी बार लिखा होगा कि ऊपर सैपलिंग कितने दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ से भी n पता चल जा सकता है, लेकिन फिर भी काउंटिंग करने की हमेशा।
समझ में आया? अच्छा, कैल्सी कैसे चलाते हैं वो आपको बता दूं। कैल्सी नहीं है तो कल से नहीं आना, बिना कैल्सी के कैलकुलेशन स्टैट्स में नहीं होगी। अकाउंट्स का इनिशियल स्टेज चल रहा है तो कुछ दिनों तक अकाउंट्स में कैल्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टैट्स में फर्स्ट डे से आपको कैल्सी चाहिए। और कैल्सी कैसे चलाया जाता है आपको बताऊं। आप पेन या पेंसिल जो भी हाथ में लो वो ऐसे पकड़ लो और मिडल फिंगर से आपको कैल्सी चलाना है। मिडल फिंगर से आपको कैल्सी चलाना है, स्पीड आएगी। और आज नहीं आएगी लेकिन 3-4 दिन में आपको धड़ाधड़ आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे रखा हो तो मुझे कैलकुलेट करना हो तो फटाफट मैं कर सकता हूँ, मुझे नंबर पता है कहाँ से कहाँ पे है, ठीक है। और प्लस का भी वो पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर प्लस है, ठीक है। तो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000। और कैल्सी फास्ट चलाने का मतलब, क्योंकि अभी क्या है तुम पहली बार सीख रहे हो कैल्सी चलाना, तो काफ़ी बार क्या होगा प्लस वगैरह प्रेस ही नहीं हुआ और नंबर सारे के सारे साथ में आ गए। तो आपको स्क्रीन पे भी ध्यान देना है कि आपने जो प्रेस किया वो आया कि नहीं। जल्दी करना है लेकिन उतना भी जल्दी नहीं, क्योंकि इनिशियली कुछ दिन तो लगेंगे आपको, लेकिन आदत डालो। हाथ में पेन या पेंसिल होगा, उसका सपोर्ट मिलता है जो भी हो, और आप मिडल फिंगर से चलाओ। मेरे बोलने के बाद भी काफ़ी बच्चे पूरे साल ऐसे ऐसे ही चलाते हैं और फिर वो धीरे धीरे ही होता है, और इसकी वजह से पेपर छूट जाएगा। आपको याद रखना, अकाउंट्स में और स्टैट्स में कैल्सी नहीं चला पेपर छूट जाएगा। फुल स्पीड से धड़ाधड़ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, धड़ाधड़। अगर तुम सीनियर लेवल के बच्चों को देखोगे तो उनका कैल्सी का स्पीड देख के दंग रह जाओगे, इतनी स्पीड होती है क्या, तुम्हारी भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे बोला ऐसे करने का है आपको। चलो प्लस करो। अब ये सब तुम्हारा काम है, 10th 10th गया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब सिखाया नहीं जाएगा, कैल्सी है तुम्हारे पास। सेवेंटी 70.8 राइट है, ठीक है। चलो अब 70.8 डिवाइड बाय 10 करो, 7.08, ठीक है। 70.8 जो आया डिवाइड बाय 10 करो, सब कैल्सी में करना है, फटाफट से हो जाता है। 70, अच्छा 17 है, अच्छा मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 17.8। और वैसे भी देखो, जैसे मैंने अभी सोचा नहीं थोड़ा सा, जैसे तुम्हारा टोटल गलत होगा ना, मैं बहुत बार बोल दूंगा गलत है, क्योंकि मैंने अभी सोचा ही नहीं तो मैं 70 लिखता ही नहीं, क्योंकि मेरे ध्यान में अभी कॉन्सेप्ट चल रहा था, नंबर नहीं चल रहे थे। नंबर चल रहे होते ना तो मैं तुमको बोलता कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नंबर देखो 1 3 1 1 2 1, तो 70 कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता कि टोटल क्या आएगा, लेकिन मैं अंदाजे से बोल सकता हूँ 70 तक तो नहीं पहुंचेगा। 2 1 2 2 10 तो नंबर है, 2 1 करके 70 तक कैसे पहुंचेगा? 70 नहीं होगा, 17 होगा। तो मेरा फोकस नहीं था, मेरा फोकस होता तो मैं बोलता नहीं 70 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कैल्सी चलाने के साथ, आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा ध्यान रहना है, क्योंकि कैल्सी के ऊपर हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमको ध्यान ही नहीं रहता कि ये टोटल गलत हो सकता है। तो 17.8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.78, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब 1 2 3 4 5 6 7 अगेन आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 20 डिवाइड बाय 7। 70.14 क्या मैडम? टोटल कौन बोलेगा? 120 120 डिवाइड बाय 7 17 पॉइंट। वो राउंड अप करने आता है ना आपको, वो अभी देख लेना यहाँ पे। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो सेकेंड नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर फॉर एग्जांपल 20.867 है, तो पॉइंट के बाद अगर तीसरा नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आपका सेकेंड नंबर पॉइंट के बाद इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 20.87। और अगर पॉइंट के बाद तीसरा नंबर 5 से छोटा है तो ये 86 ही रहता। समझ में आया? इसको राउंड अप कहा जाता है, जो आपको अब आना ही आना चाहिए। क्लियर? चलो ये 200 हम करो। Now guys, we continue with third sum of exercise 3.1.
देखो थर्ड सम में भी आपको मीन निकालना है, लेकिन आपके पास एक्स आई एफ आई दे रखा है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डायामीटर इन mm। डायामीटर दे रखा है किसका? स्क्रूज का, ऑफ डिफरेंट स्क्रूज। स्क्रू आगे से राउंड होता है, जहाँ पे सर्कल होगा वहीं पे डायामीटर रेडियस होता है। वैसे इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है आपको खाली पता करना है कि क्या दिया हुआ है। तो आपके पास अलग अलग स्क्रूज का मिलीमीटर में, क्योंकि काफ़ी छोटा डायामीटर होता है, साइज़ जब छोटा होता है तो मिलीमीटर में होता है, तो आपके पास डायामीटर्स दे रखे हैं। आपको इन डायामीटर का मीन निकालना है। फाइंड द मीन डायामीटर, मतलब मीन आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपके पास एक्स आई एफ आई दे रखा है। अब आपके पास एफ आई दे रखा है तो आपका एन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, एन क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम एन बोलते हैं। करो टोटल कितना है? 29, 37, 37, 8, 45। करो 45 आ गया। चलो पे अटेंशन। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको हम बोलते हैं एफ आई एक्स आई। तो 34 जा 120, ये 350, 15 4 जा 60, 600, ये हो जाएगा 90, 90 4 360, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 165। करो टोटल। 7 6 13 13 5 18 18 24 6 6 6 12 12 6 1845। ठीक है, हो गया। मेरी कैलकुलेशन तुम्हारी कैलकुलेटर से फास्ट है, क्योंकि हमने ओरली ही किया है। तो 1845 आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। बस आपका फॉर्मूला अभी, क्योंकि एफ आई है तो मीन का आपका फॉर्मूला, मीन को डिनोट तो एक्स बार से ही करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अब सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल? एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई का टोटल कहाँ है? और एन कितना है? कर दो डिवाइड। 40 एग्जैक्टली आ रहा है। ओके, आया समझ में? क्लियर है? ओके, ठीक है।